नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर। पिछले कई सालों से आर्मी में शोल्डर फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की काफी जरूरत थी, जिसके लिए मल्टीपल टेंडर को भी फ्लोट किया जा चुका था, जिसमें कई बार इजरायली ओरिजिन स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इसे बड़ी मात्रा में ना खरीदकर वहां पे लिमिटेड नंबर में खरीद लिया गया और फ्यूचर में जो डिमांड था उसको इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पूरा करने का फैसला किया गया था। इस दौरान दो सेपरेट डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया जा रहा था, जिसमें से एक को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा था, जिसे आप सभी डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के नाम से जानते हैं, और एक को वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से डेवलप किया जा रहा था, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फंडिंग किया था और साथ ही इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और वर्तमान की म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड भी शामिल था। ये मिलकर जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप कर रहे थे उसको अस्सीबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जा रहा है। वीएम टेक्नोलॉजी को इनिशियली गवर्नमेंट की तरफ से मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, सर्वो सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम, इन्फ्रारेड लेजर गाइडेड और आरएफ सीकर्स को बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये अलग अलग सेक्टर में भी आगे बढ़ने लगे हैं। जैसे कि अभी वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से बताया गया कि उनकी अस्सीबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभी प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है और अभी जहीराबाद में मौजूद वीएम टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम की फैसिलिटी में इनको बनाया जा सकता है। अभी फिलहाल फाइनल प्रोडक्शन को करने से पहले ऑर्डर मिलने का इंतजार किया जा रहा है और अभी साल में वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से बताया गया कि वो करीब 10,000 मिसाइल को बनाने की क्षमता रखते हैं, जो कि आसानी से इंडियन आर्म फोर्सेस की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। इसके अलावा वीएम टेक्नोलॉजी की तरफ से आगे चल के स्मॉल आर्म इंडस्ट्री में भी अपनी पैर को जमाने की कोशिश किया जा रहा है और आगे चल के वो भारत में अलग अलग स्टैंडर्ड के राइफल को मैन्युफैक्चर करने का प्लान बना रहे हैं। अगला अपडेट वेपन लोकेटिंग रडार या स्वाति रडार्स को लेके। रिसेंटली पिछले महीने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग किया गया था, जिस दौरान कई डिफेंस डील्स को क्लियर किया गया था, जिसमें से एडिशनल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ साथ स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स को भी खरीदने का प्लान किया गया था। अब इसमें एग्जैक्टली कितने अमाउंट एलोकेट किए गए थे फिलहाल के लिए तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से एडिशनल स्वाति रडार्स को खरीदने के लिए व्हील के पास एक ऑर्डर को प्लेस किया गया। अभी इसे कुल मिलाकर 6 यूनिट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ होने वाली है। अभी के लिए जो ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है ये स्वाति रडार्स की मार्क 2 वर्जन के लिए किया जा रहा है, जिसको स्पेशली माउंटेन रीजन में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया और हाल ही में इसकी एक्सटेंसिव ट्रायल को करने के बाद इनको प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया गया है। अब नॉर्मली जो स्वाति रडार सिस्टम है यानी कि इसकी मार्क 1 वर्जन है उसे एक 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट किया आता है, लेकिन जैसे कि इस रडार को स्पेशली माउंटेन रीजन में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया, यानी कि पहाड़ी इलाकों में इसको डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, तो इसे अभी 8x8 ट्रक के बदले 6x6 ट्रक के ऊपर माउंट किया जा रहा है, जिस वजह से ये साइज में थोड़ा छोटा हो गया है और अभी इसे पहाड़ी संकरे रास्तों में ले जाना पहले के मुकाबले आसान होने वाला है। अभी भी इंडियन आर्मी के पास ऐसे करीब 30 रडार यूनिट मौजूद है, जिनको अलग अलग जगह में डिप्लॉय करके रखा गया और स्पेशली इनको एलओसी रीजन में डिप्लॉय किया गया। लेकिन आगे चल के जो स्वाति मार्क 2 रडार को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, इनको स्पेशली लद्दाख रीजन में और चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। पिछले कई सालों से इस टेंडर को लेके काफी चर्चा चल रहा है और इनिशियली इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले कई कंपटीटर अभी इस टेंडर से बाहर हो चुके हैं, जिसमें JF-17 भी शामिल है और इससे इस टेंडर में तेजस का सबसे बड़ा कंपटीटर माना जा रहा था, लेकिन इनिशियल इवोल्यूशन के दौरान ही इसमें JF-17 बाहर हो गया था, जिसके बाद इस टेंडर में टर्की की तरफ से अपनी हुरजेट को एंट्री किया गया था, जो कि फिलहाल अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट नहीं कर पाई है, लेकिन इसे अभी तेजस का कंपटीटर बताया जा रहा है। इसी बीच टाइम्स नाउ की तरफ से देखिए रिपोर्ट में इस टेंडर में तेजस को फ्रंट रनर बताया जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तेजस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एमआरओ फैसिलिटी को वहां पे एस्टेब्लिश करने की ऑफर देने के साथ साथ फ्यूचर में मलेशिया को उनकी सुखोई फ्लीट को भी बेहतर स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि फिलहाल मलेशिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर वो भी रशिया के साथ इनकी सर्विस को लेकर, स्पेयर पार्ट को लेकर कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे और इसी वजह से मलेशिया की सुखोई फ्लीट को मैक्सिमम टाइम ग्राउंडेड रखना पड़ रहा है। लेकिन अभी बताया गया कि भारत की तरफ से इस टेंडर में मलेशिया को एक डुअल पैकेज को ऑफर करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें तेजस MK-1A के साथ साथ भारत मलेशिया को Su-30 MKM फ्लीट को
जरूरी स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने का ऑफर देने वाला है। क्योंकि ये भी जो सुखोई हमारे सुखोई के साथ बिल्कुल सिमिलर है, तो इनको आसानी से एचएएल की तरफ से सर्विस और मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है और ये ऐसा ऑफर है जो कि मलेशिया को कोई और ऑफर नहीं कर सकता है। अगला अपडेट वरुणा एयर मोबिलिटी व्हीकल या ड्रोन को लेके। वरुणा एयर मोबिलिटी व्हीकल की बात करें तो इसको सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की तरफ से डेवलप किया गया था और इसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की एक टीम भारत के गश्त पर आई हुई थी, जो कि अभी गोवा के INS हंसा बेस में मौजूद है और इसी दौरान उनको इंडियन नेवी की तरफ से सागर डिफेंस की तरफ से डेवलप किए गए वरुणा ड्रोन को या एयर मोबिलिटी व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था, जिसको देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। दरअसल इसे डेवलप करने के लिए सागर डिफेंस इंजीनियरिंग और नेवल इनोवेशन एंड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जॉइंटली काम किया गया था और इसे मेनली एक शिप बेस्ड ड्रोन के तौर पर डेवलप किया गया था, जो कि एक हैवी ड्यूटी ड्रोन होने वाली और इसको एक शिप से दूसरे शिप में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नॉर्मली जब भी एक शिप से दूसरे शिप में कोई सामान को पहुंचाना होता है तो ऐसे कंडीशन में दोनों शिप को या तो करीब आना पड़ता है, फिर एक ब्रिज को बनाना पड़ता है जो कि काफी लेंदी प्रोसेस होता है और काफी मुश्किल भी होता है, या फिर हेलीकॉप्टर की मदद से सामान को इधर से उधर ले जाना पड़ता है। लेकिन ये भी काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट करना काफी कॉस्टली होता है। पर यहाँ पर अगर ड्रोन की मदद से इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा तो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है और बहुत ही आसानी के साथ हम एक शिप से दूसरे शिप में सामान को पहुंचा सकते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का सामान हो, इनको ड्रोन की मदद से एक शिप से दूसरे शिप में ले जाया जा सकता है और इसके लिए शिप्स को करीब आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इनके बीच कोई ब्रिज को बनाने की जरूरत पड़ेगी। इन ड्रोन्स को स्पेशली शिप बेस्ड ऑपरेशन को करने के लिए डिजाइन किया गया था और ऐसे में ये मूविंग कंडीशन में भी शिप्स में लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं और वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में टेक ऑफ कर सकते हैं या फिर लैंडिंग कर सकते हैं, यानी कि बिना पायलट के भी ये मूविंग शिप से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। अभी इस ड्रोन की डेवलपमेंटल ट्रायल वगैरह चला और आगे चल के इसको जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच सागर डिफेंस एंड इंजीनियरिंग की तरफ से और भी एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया था, जिसमें वो एक स्वार्म ड्रोन और अटैक ड्रोन को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं, जो कि दुश्मन की सबमरीन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये करीब पानी के 60 मीटर अंदर मौजूद टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रख पाएगा। साथ ही अभी एक अनमेन्ड पेट्रोल व्हीकल को भी डेवलप करने के लिए सागर डिफेंस की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, जिनको सी बाउंड्री को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।